हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हमारा इडियम फ्रेज़ का डे 6 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इडियम फ्रेज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का सीरीज चल रहा है। उसमें ढेर सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको देखकर अपनी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इडियम फ्रेज़ का डे 6। उम्मीद है कि आपकी पिछली जो वीडियोज़ हैं वो देखा होगा आपने और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा वर्ड है, पहला इडियम है डंकीज़ ईयर्स। देखिए दोस्तों, डंकीज़ ईयर का क्या मतलब होता है कि जैसे कि नॉर्मल इंसानों का जो ईयर है उसमें कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, ये जरूरी नहीं कि जो कहानी है इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि कहानी से रिलेट करके, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। याद करने का ये तरीका है। तो जैसे डंकी का जो साल होता है ना, जैसे हम लोगों का क्या है, 12 महीने के बाद एक साल हो जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डंकी का जो साल है, यानी डंकी आपस में जो कहते होंगे कि एक साल का हो गया, 2 साल का, इस तरीके से। तो डंकी जैसे इंसानों का जो 16 साल होता है ना, तब डंकी का एक साल होता है। जैसे गधों का क्या होता है कि जब हम लोग का 16 साल कंप्लीट होगा तब उसका एक साल कंप्लीट होगा। यानी क्या है, उसका जो एक है, डंकी का जो ईयर है, वो क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद आता है ना, यानी बहुत लंबे समय बाद आता है। इसका मतलब यही है कि डंकीज ईयर का मतलब क्या है कि उसके 16 साल हम लोग का होगा तब उसका एक साल आएगा। तो इसका मतलब है काफ़ी समय बाद या लंबे समय से। लंबा समय जो है, लंबा जो है वो इंटरवल रहे समय का, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि डंकीज ईयर का क्या मतलब हो गया, यानी काफ़ी लंबे समय बाद, यानी लॉन्ग टाइम। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसका सेंटेंस का यूज जो है ना वो आपको करना है। देखिए सारा कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सेंटेंस में यूज़ करके। देखिए अगर सेंटेंस में यूज़ करके मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिर आपको अपने से भी तो कुछ करना है। ये आपका होमवर्क रहता है, ठीक है। अगर मैं नहीं बताता हूँ, जो मुझसे छूटता है या जो यहाँ पे आपको वीडियो में लग रहा है कि और होना चाहिए, वो आप खुद से ही मेहनत करिए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, जिसके कारण जो मैं वीडियोज़ में जितना हो पाता है वो कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा आप भी एक्टिव रहें, हम भी एक्टिव रहेंगे, दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से किया जाएगा, सीखना आपको भी है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क ये रहता है पर डे का कि जो ये सेंटेंसेज हैं उनको आप समझते हुए एक बार रिवीजन करके टेलीग्राम से चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहाँ से इसको फिर लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप बोलेंगे, उसका आंसर आप कॉपी में खुद से नोट करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसका सेंटेंस में यूज़ आप खुद करिए। मैं इसलिए भी सेंटेंस का यूज़ नहीं बताता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में, ट्रांसलेटर एग्जाम्स में, सेंटेंस बनाने को नहीं पूछेगा कि ठीक है आप इससे एक सेंटेंस बनाइए, यूज इडियम इनटू योर सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं कहेगा आपसे। आपसे एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें इसका यूज किया हुआ रहेगा, ऑलरेडी सेंटेंस में यूज रहेगा, ठीक है। उससे आपका मीनिंग बस पूछेगा, इसलिए मैं इसका मीनिंग करवा रहा हूं, ठीक है। एकदम प्रिसाइज स्टडी जो आपके काम का है उतना ही, क्योंकि पढ़ने पीएचडी तो हम लोग को नहीं करना ना, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना काम हमारा हो जाए। पढ़ने के लिए फिर पूरी जिंदगी बची है, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम में पढ़ाई करना है, लेकिन आप ये जो है इसका ज़रूर करें, है ना। इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी डंकीज ईयर का मतलब हो गया लॉन्ग टाइम, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, खींच देना। इसका क्या मतलब है कि किसी के लिए आप लाइन खींचते हैं, है ना। तो यानी उसके लिए एक मर्यादा तय करते हैं कि भाई आप जो है, लाइन खींचने का क्या मतलब हुआ, एक लकीर खींचना। लकीर खींचने का क्या मतलब कि इससे आप बाहर नहीं जाओगे, है ना। जैसे कि जब कहानी होगा आपको रामायण का याद, तो लक्ष्मण रेखा का जिक्र आता है उसमें। लक्ष्मण रेखा क्या था कि लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी अपने वाण से, और सीता मैया से कहा था कि माते आप इससे बाहर नहीं जाना, इसके अंदर आप रहोगी, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो यानी उन्होंने एक मर्यादा तय कर दी कि भैया आप इसके अंदर रहना। तो वैसे ही ड्रॉ ए लाइन का क्या मतलब है, एक लकीर, यानी कि जैसे मर्यादा तय कर देना। जैसे पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, या अगर बाहर गए हो तो 8 बजे के अंदर अंदर आ जाओ, नहीं तो 8 बजे के बाद मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके फादर क्या कर रहे हैं, एक मर्यादा तय कर रहे हैं, है ना। एक क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना। एक जो जोड़ी का रिस्ट्रिक्शन होता है वो जोड़ी भी होता है
जैसे आप कहीं किराए के मकान में रह रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपने ट्रांसलेटर एग्जाम्स की, तो आपका जो है लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, वो कहेगा कि बेटा ऐसा है कि 10 बजे के बाद जो है इसमें अलाउड नहीं है हॉस्टल में आना, ठीक है। अगर कोई वैसा जोड़ी हो तो पहले इन्फॉर्म करना। तो ये क्या है, उन्होंने एक लाइन खींचा, ड्रॉ ए लाइन, एक मर्यादा तय की, है ना, एक नियम बना दिया आपके लिए, वही है मर्यादा तय करना, जिसको कहते हैं सेट अ लिमिट। एक लिमिट सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, 10 बजे से पहले जो करना है आप कर लो, ठीक है। अगला है हमारा डक इन अ थंडर स्टॉर्म। देखिए डक का मतलब क्या होता है, बत्तख, है ना, डक का मतलब हो गया बत्तख, पानी में रहता है। थंडर स्टॉर्म, देखिए काफ़ी जब बिजली कड़क रही हो, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान कस के जो चलता है ना, तो उस आंधी तूफान एकदम जो थंडरिंग हो रहा है, बिजली कड़क रही है, उसमें कोई डक है, बत्तख है, तो वो जो बत्तख है वो डक तो काफ़ी क्या हो जाएगा, उसके लिए वो जो थंडर स्टॉर्म में काफ़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी, काफ़ी एकदम मतलब उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा वो, है ना। इसका मतलब ही वही है व्यथा में, यानी कि जब थंडर स्टॉर्म होगा उसमें डक जो है काफ़ी प्रॉब्लम में रहेगा, है ना, इन अ प्रॉब्लम कह सकते हैं, है ना। तो व्यथा में यानी कि इन अ पेनफुल कंडीशन, काफ़ी दुविधा की स्थिति, काफ़ी कष्टप्रद स्थिति में डक चला जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला समय, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, पेनफुल कंडीशन, ठीक, ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि आपको ये जैसे ही आंखों के सामने ये आएगा तो आपको वो कहानी याद आ जाएगी कि मैंने जो आपको कहानी सुनाई है कि एक डक है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तेज़ बारिश हो रही है, उसमें डक की स्थिति क्या है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन में डक है। क्योंकि डक का तो ऐसा नहीं है कि हमारे आपकी तरह जो एकदम छत का मकान होता है ना, वो तो ऐसे ही कहीं पर रहते हैं ना, और पानी भर जाता है जहाँ उनके, क्योंकि लोग नीचे रहते हैं, हम लोग तो जैसे पलंग है, चौकी है, इस पर बैठते हैं, तो उसके लिए काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाता है। या डक अगर बाहर है, किसी पेड़ के नीचे है, तो तब तो उसके लिए और मुश्किल का समय है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट ईगल आइड। ईगल का मतलब क्या होता है, जिसको चील कहते हैं ना, या बाज, बाज की नज़र। तो बाज क्या है, ईगल जब ऊपर उड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ता है ना, काफ़ी हाइट लेके, तो इसकी आंखें बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, समझ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने के साथ साथ वो नीचे देख लेता है कि कहाँ ये चूहा जो है बिल से निकल के जा रहा है, और वहीं से वो एकदम नीचे आना शुरू करता है, चूहे को पंजे से पकड़ता है और फिर ऊपर उड़ के चला जाता है। कोई मछली देखता है, मछली को आके पकड़ के फिर ऊपर लेके चला जाता है। बाज का पंजा भी काफ़ी मजबूत होता है। तो ईगल आइड, आइड का मतलब नज़र, ठीक है। तो बाज की नज़र क्या होती है, काफ़ी तेज, यानी जिसका नज़र तेज हो उसको कहेंगे ईगल आइड, है ना। जैसे आपके टीचर की नज़र काफ़ी तेज होती है, वो टीचर जो है कोई भी बच्चों को देख लेगा कि कौन सा बच्चा पीछे बदमाशी कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो ईगल आइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विथ कीन आई साइड, यानी काफ़ी तेज नज़र वाले को क्या बोलेंगे, ईगल आइड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ईट हम्बल पाई। अब देखिए इसका थोड़ा सा कहानी जो है वो ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा मीनिंग जो है ना थोड़ा सा हट के आता है। ईट हम्बल पाई, जैसे मान लीजिए इसका क्या है कि जब आप कोई गलती करते हैं या आपसे गलती भूलवश, है ना, किसी कारण से गलती आपसे हो जाती है, अब गलती तो हो गई है, अब गलती हो गई तो उसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं ना, कि आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, किसी से कहते हैं कि ठीक है भाई मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है, तो आपका एहसास हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब आप उसके यहाँ गए हैं, आप उससे सॉरी बोले हैं, किसी से गलती आपसे हो गई है और आप वहाँ पे मतलब अपोलोजाइज़ भी कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो अब वो इंसान, सामने वाला इंसान आपको क्या कहेगा कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो आओ खाना पीना खाते हैं, है ना। तो उसके बाद जो आप खाना खाएंगे वो क्या होगा, एकदम हम्बली खाएंगे, ईट हम्बल पाई, यानी काफ़ी आप ऐसे, ईट मतलब खाना, खाना खाना, और हम्बल मतलब काफ़ी विनम्रता के साथ आप खाना खाएंगे, है ना, क्योंकि आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे उस टाइम पे, है ना। आप जब कोई गलती कर देते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, आप शर्माते हुए खाना खाएंगे, कहेंगे नहीं 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 हो गया, पेट भर गया मेरा, ज़्यादा नहीं चाहिए, हो गया बस, ऐसे इस तरह का आपका भाव रहेगा उस टाइम पे। तो इसी का क्या मतलब, ईट हम्बल पाई, ऐसे याद रखेंगे कि आपने किसी का पाई, पाई देखो ना, कहते हैं पाई पाई जोड़ के मैंने ये मकान बनाया है, तो पाई मतलब ऐसे याद रखिएगा पैसा, ठीक है। आपने किसी का, आप पैसा जो है, आपको कोई एक वॉलेट मिला, या आप कोई किसी का पैसा जो है एक ले लेता है, एक इंसान, दूसरा इंसान क्या करता है दूसरे का पैसा चुरा लेता है,
और वो जो है वो पकड़ा जाता है, उसको क्या होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी होती है, लोग उसको देख लेते हैं, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो कहता है कि भैया ऐसा है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, पहली बार ऐसा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पैसों की, तो फिर सब इंसान जो आसपास जो लोग पकड़े रहते हैं वो कहते हैं ठीक है भैया माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, और कोई बात नहीं, ठीक है तुम खाने के लिए अगर चोरी कर रहे थे, तुमको भूख लगी थी इसलिए तुम पैसा चुरा रहे थे, कोई बात नहीं, चलो मैं खाना खिलाता हूँ। तो आपको तो अब उस समय जो खाना खिलाया जाएगा तो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भरा होगा कि भाई देखो बताओ, भूख लगी थी, कोई गरीब इंसान जो है था, मतलब मैं काफ़ी गरीब हूँ और मैं खाने के लिए पैसा चुराया, पकड़ा गया, तो ऐसा काम नहीं करूँगा अगली बार से। और जो आप खाना खाएंगे वो काफ़ी हम्बली, काफ़ी ज़्यादा विनम्रतापूर्वक खाएंगे। तो याद रखेंगे कि पाई मतलब पैसा, पैसे की चोरी कोई किया इंसान, पकड़ा गया, और उसके बाद जो उसको खाना खिलाया गया माफ़ करने के बाद, तो काफ़ी हम्बल होके वो खाना खाया। याद रखेंगे शर्मिंदगी झेलना, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी, टू एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना या आपको अपनी गलती का जब एहसास होता है, इसी को कहा जाता है ईट हम्बल पाई। ध्यान रखेंगे, कहानी आप याद रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा ईट वंस वर्ड। अब देखिए, ईट का मतलब वही खाना, वंस मतलब योर हो सकता है, हीज हो सकता है, हर हो सकता है, और वर्ड्स मतलब क्या है, शब्द। अब शब्द क्या है, जब आपको किसी से कोई बातचीत करते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही आपके वाक्य बनते हैं ना। तो ईट वन वर्ड्स यानी कि अपनी बात, जैसे नहीं कहते कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ठीक है भाई मेरी बात वापस कर दो। कुछ अगर आप किसी को गलती बोल देते हैं या बोल दिए, ये ऐसा है कि भाई ये काम वहाँ से वहाँ कर दो, वो कहेगा नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी छोटे भाई को आप कहिए या किसी को कहिए आप, ऐसा है कि ये यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, छोटा भाई कहेगा नहीं करेंगे, जब शैतानी उसको सूझ रही होगी तो आप क्या कहते हैं, ठीक है भाई अच्छा है मत करना, मेरा बात वापस कर दो, मेरी बात वापस कर दो तुम मुझे, ठीक है, ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। तो वही है ईट वन वर्ड्स, यानी आप अपनी बातों को फिर से खा गए। खाने का क्या मतलब है कि बातों को वापस ले लिए, है ना, शब्द वापस लेना, ठीक है। ईट टेक अ स्टेटमेंट बैक, यानी कोई बात कही गई और कहते हैं ना मुझसे गलती हो गई, मेरी बात वापस कर दीजिए आप। बात तो वापस होती नहीं है लेकिन कहा जाता है ऐसा। तो ईट वन वर्ड्स मतलब शब्द वापस लेना। नेक्स्ट है हमारा इल्बो रूम। इल्बो रूम ये 100 वर्ड है, देखिए, है ना। आज का अभी तक हमने 100 वर्ड 100 इडियम तैयार कर ली। इल्बो रूम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इल्बो का मतलब होता है कोहनी, है ना। अब इल्बो रूम, जैसे आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि पहले आप जहाँ काम करते थे, है ना, वहाँ इतना कंजस्टेड वो जगह था कि आपको इल्बो ऐसा करने का भी मतलब थोड़ा सा हाथ पैर सीधा करने की भी जगह नहीं थी। बहुत सारे ऐसे होते हैं प्राइवेट ऑफिसेज जहाँ पे आपको काम करना होता है एकदम, और बिल्कुल जगह नहीं होती है, ठीक है, काफ़ी कंजस्टेड होता है। कई बार कैसे वर्कर काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में भी, बिल्कुल जगह नहीं होती है ना। यानी आपको आज़ादी नहीं होती है किसी भी चीज़ की, हाथ पैर भी नहीं फैला सकते वहाँ पे, बोलना तो दूर की बात है। तो अब जो आप नया फिर वहाँ जॉब छोड़ के आप काम किए, वहाँ पे इल्बो रूम कहने का क्या मतलब है, आपको अब इल्बो फैला सकते हैं, यानी कि आप कोहनी को अपने सीधा कर सकते हैं, हाथ पैर फैला सकते हैं। तो यहाँ सेंस आप लगाइएगा, हाथ पैर फैलाने से नहीं, एल्बो से याद रखिएगा कि एल्बो सीधा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अब जहाँ हाथ पैर फैला सकते हैं मतलब आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या है, काम करने की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। इसको रिलेट करिएगा काम करने की स्वतंत्रता से, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा काम था जिसमें इल्बो तक नहीं आप फैला सकते थे, तो यानी आपको हाथ पैर फैलाना तो दूर, तो आप बात कहाँ रखेंगे अपनी, वहाँ पे आपकी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी। यानी आपको स्वतंत्रता नहीं थी कि आप अपने मन से काम करें। लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इल्बो रूम, यानी हाथ पैर फैलाइए, उस रूम में बैठ के आप अपना इल्बो जो है वो सीधा कर सकते हैं, हाथ पैर सीधा कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो काम करने की स्वतंत्रता आपको वहाँ मिली है कि ठीक है भाई अपना हाथ पैर भी सीधा करो, आप जैसे मन वैसे काम करो, लेकिन हमारा काम पूरा करो, कंपनी का काम पूरा करो आप, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि काम करने की स्वतंत्रता। सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी आपको पर्याप्त मौके हैं, जैसे मन वैसे काम करो, टारगेट पूरा करो, लेकिन आपको वहाँ आगे बढ़ने का, आपको अपने तरीके से काम करने का आज़ादी है। अगर काम करने की स्वतंत्रता, उसको बोलते हैं एल्बो रूम। ध्यान रहेगा। देखिए इस तरह से हमने 100 ईडीएम कंप्लीट कर लिए। कभी आपने सोचा था जब तैयारी शुरू किया होगा आपने, जिनको आता है उनके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए तो ये वीडियो भी नहीं है, क्योंकि जो आएगा वो वीडियो क्यों देखेंगे, कहीं ना कहीं सीखना है तभी वीडियो देख रहे हैं। तो आज आप अगर लगातार देखे होंगे तो आज ये 6th डे में 6 दिन में आपने 100 ईडीएम कंप्लीट कर लिया दोस्तों। मैंने आपसे कहा था पहले वीडियो में कि जब आप आने वाले टाइम में पीछे मुड़ के देखेंगे, आप पर डे एक एक वीडियो देखते चलिए,
तो आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, आपके तैयारी में बहुत काम आएगा। और ये वीडियो ट्रांसलेटर एग्जाम्स के नहीं, कोई भी वीडियो कोई भी लोग देख सकते हैं। बहुत से लोग सीटेट किए होंगे, बीएड कर रखा होगा, सीटेट का पेपर है उसमें भी आता है इंग्लिश, है ना। केवीएस का फॉर्म डाला होगा बहुत लोगों ने टीचिंग पोस्ट के लिए, उसमें भी जो इंग्लिश है ना, सबके लिए उपयोगी है। हर जगह ये कॉमन चीज़ें हैं, सिलेबस है, इनको आपको याद रखना है। तो 100 कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं। हिंदी का याद भी हो जाता है, इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारा एंड इन स्मोक। अब देखिए धुआं जो होता है, एंड मतलब खत्म होना, स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं, है ना। जैसे कोई सिगरेट पीता है उसमें धुआं निकलता है, खाना बनता है, पहले चूल्हे पे खाना बनता था तो धुआं निकलता था। तो एंड इन स्मोक, जैसे धुएं में अगर कुछ हो बने तो वो क्या होता है, कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। धुआं क्या है, कुछ देर के लिए रहेगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एंड इन स्मोक यानी धुएं की तरह खत्म हो जाना। क्या मतलब हुआ, कोई परिणाम न निकलना, कोई परिणाम न निकलना। यानी कि आप किसी चीज पे बात किए, सॉरी, किसी भी चीज पे आप बात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना, कभी कभी लोग फालतू उलझ जाते हैं, दो लोग आपस में बहस करने लगते हैं, कह सकते हैं ना, दिस टाइप ऑफ डिस्कशन ऑलवेज एंड्स इन अ स्मोक, यानी कोई परिणाम नहीं निकलता इन तरह के फालतू का बयानबाजी करने का, बहसबाजी करने का, है ना, कोई परिणाम नहीं निकलना, मतलब कम टू नथिंग, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलना। किसी से लड़ाई झगड़ा जो होता है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, समय की बर्बादी, कुछ नहीं है। तो उसी को कहते हैं एंड इन स्मोक, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकलना, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उसका जब नहीं निकलता है तो उसको कहते हैं एंड इन स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट है स्केप वंस लिप्स। देखिए स्केप का मतलब है बच निकलना, है ना, क्या होता है, बच निकलना। अब वंस लिप्स, किसी के लिप से मतलब लिप से क्या निकलेगा भाई, यानी बातें, यहाँ क्या है कि बातों से है। तो जब किसी का लिप जब स्लिप कर जाता है, वही स्लिपिंग ऑफ टंग नहीं कहते हैं, टंग स्लिप कर गया, यानी जब जबान फिसल जाती है, बोलना कुछ जब बोल जाते हैं अनइंटेंशनली, जब यानी बिना सोचे समझे किसी को कुछ अगर गलती से बोल जाते हैं, उसी को कहते हैं स्केप वन स्लिप, जुबान फिसलना, बोल जाना, कहते हैं ना कि गलती से जुबान फिसल गई, माफ कर दीजिए, यानी स्पीक अनइंटेंशनली। देखिए सोच समझ के नहीं, अनइंटेंशनली, गलती से अगर किसी को कुछ कहा जाए अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्केप वन स्लिप। स्केप मतलब बच निकलना यानी फिसल जाना, और लिप मतलब होंठ जब आपकी फिसल जाती है या जल्दबाजी में आप बोल जाते हैं, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है फैबियन पॉलिसी। देखिए फैब नाम का एक आदमी था, है ना, एक ऑफिसर था यूरोप में। कैसे याद रखेंगे, फैब नाम का एक अधिकारी था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक गवर्नमेंट में ही एक मतलब बहुत बड़ा आईएएस जो होता है, पहले आईएएस हुए, कलेक्टर जैसे जिसको कहते हैं, वो जब और ज़्यादा प्रमोशन पाते हैं तो वो लोग फिर पार्लियामेंट वगैरह में उनको सचिव वचिव बनाया जाता है, बहुत सारे पॉलिसी बनाते हैं। जो नेता लोग जो भी कहते हैं ना कि ये पॉलिसी लाए हैं, ये योजना लाए हैं, वो योजना असल में वो नेता नहीं लाते हैं, वो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, असल में उनकी पॉलिसी होती है। वो क्योंकि सब कुछ पढ़ के गए होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है, वो पॉलिसी बनाते हैं और लीडर्स को, नेता को बताते हैं कि हाँ देखिए सर ये पॉलिसी मैंने बनाया है। तब नेता को अच्छा लगता है, या उसमें जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करके लाओ, फिर से वो सुधार करके जो है आईएएस ऑफिसर लाते हैं, और तब उसको नेता कहते हैं हाँ ये ठीक है, उस पर साइन वगैरह करके वो बिल पास हो जाते हैं। तो वही एक फैब नाम का एक आईएएस ऑफिसर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हायर पोस्ट पे एक अफसर था यूरोप में। वहाँ पे वो बराबर क्या करता था, पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाता था। तो वो जो भी पॉलिसी बनाता था वो क्या करता था, मतलब ठीक है पॉलिसी तो ठीक होती थी उसकी, मतलब नीति, है ना, क्या होता है नीति, पॉलिसी का मतलब कि उस पर कैसे काम होगा आगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कैसे। तो वो जो भी नीति बनाता था ना वो ठीक तो रहता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एकदम मंदगति नीति होती थी। यानी उसका पॉलिसी ऐसा था ना कि ठीक है बनेगा, ये काम ऐसे होगा, यानी 10-15 साल बाद जो है उसका रिजल्ट जो होता हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद से वो जो भी पॉलिसी बनाता ऐसा ही होता कि तुरंत उसका रिस्पॉन्स नहीं निकलता। जैसे गरीबी खत्म करनी है, तो अब गरीबी खत्म करनी है तो उसका भाई साल 2 साल 3 साल में, आपको कम से कम 5 साल में सरकार अगर रह रही है यहाँ, तो आपको कुछ तो उसका प्रभाव दिखेगा ना। लेकिन उसका जो फैब नाम का जो आदमी था वो ऐसा पॉलिसी बनाता था कि उसका काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करता था वो प्रोसेस।
तो इसी से जब भी कोई ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी आती है जो काफ़ी स्लोली वर्क करती है, उसको उसी के नाम पे फैबियन पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैबियन पॉलिसी, यानी सावधानीपूर्ण मंद गति नीति, काफ़ी जो धीरे चले, यानी डिलिब्रेट स्लो पॉलिसी, यानी पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, यानी ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेट डिसीजन हो, लेट रिजल्ट आए, उसी को फैबियन पॉलिसी कहेंगे। क्लियर है ना? कि फैब नाम का आदमी था, ऑफिसर था, वो जो भी पॉलिसी बनाता था काफ़ी स्लो बनते थे, इसीलिए उसी के नाम पे कर दिए। ठीक है, जो भी पॉलिसी वैसी जो काफ़ी स्लोली वर्क करे उसको फैबियन पॉलिसी कहा जाने लगा। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग यानी इसको स्क्वायर कहते हैं जिसका चारों साइड जो है इक्वल होता है। ठीक है, चारों साइड जो क्या होता है उसका इक्वल होगा, लेंथ और ब्रेथ सब इक्वल होगा, हाइट भी इक्वल हो। ठीक है, तो अब कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो 2D फिगर है, इसमें हाइट नहीं होगा। क्यूब जैसे देखा होगा ना, लूडो खेलते हैं, लूडो का जो क्यूब होता है वो चारों साइड से बराबर, वही है स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर यानी साफ सुथरा और स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब यहाँ देखिए क्या है कि किसी का भी साइड न लेना, निष्पक्ष। स्क्वायर क्या है? जितना इधर आया उतना ही टर्न यहाँ लिया, उतना ही टर्न यहाँ, उतना ही टर्न, यानी इसका कोई भी कोना ऐसा है कि ऐसे निकला हो या ऐसे निकला हो, यानी किसी भी साइड ये ज़्यादा नहीं घूम रहा है, इक्वल इक्वल ये टर्न कर रहा है। कहने का मतलब किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 4 पॉइंट पे 4 आदमी हैं, तो ये किसी का पक्ष नहीं, जितना यहाँ पे आया बी के पास उतने ही देर में बी से निकल गया, सी के पास गया, सी से फिर उतने ही देर में डी के पास चला गया, डी से उतने ही देर बात करके फिर ये ए के पास चला गया। कहने का मतलब किसी का पक्ष नहीं लिया स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब साफ सुथरा, और जब कोई किसी का पक्ष नहीं लेता तो उसको कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर, निष्पक्ष। ठीक है, यानी इन एन ऑनेस्ट वे, फेयर एंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे उसको? कि जब एकदम निष्पक्ष रूप से काम हो तो उसको कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर। निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष ना लेना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फेयर सेक्स। सेक्स का मतलब क्या होता है? लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो होते हैं। ठीक है, और फेयर मतलब वही काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा। साफ सुथरा का मतलब क्या है? कि जो सुंदर दिखने वाला है ना। तो जैसे नारी जाति, नारी जाति के लिए क्या कहा गया कि फेयर सेक्स, यानी कि काफ़ी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया? फेयर सेक्स। ठीक है, नारी जाति यानी वुमेन को फेयर सेक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड। देखिए फेयर, फेयर का मतलब वही साफ सुथरा, अच्छा, और वेदर का मतलब होता है हमारा मौसम। ठीक है, तो फेयर वेदर का मतलब क्या हो गया कि अच्छा मौसम, और फ्रेंड का मतलब क्या हो गया? दोस्त, यानी वैसा दोस्त जो सिर्फ अच्छे मौसम में, मौसम का मतलब यहाँ समय से है, यानी सिर्फ अच्छे समय में हमारा साथ देने वाला फ्रेंड क्या कहलाएगा? फेयर वेदर फ्रेंड। यानी वैसा दोस्त जो सिर्फ आपके पास पैसा है, आप सब कुछ से अच्छे हैं तो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा बिगड़ा, वेदर थोड़ा ख़राब हुआ, कहने का मतलब कि जैसे ही आप पे विपत्ति आई, थोड़ी सी परेशानी आई, वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपके साथ रहना बंद कर देगा, आपका साथ देना छोड़ देगा। तो समझ जाइएगा कि वो आपका फेयर वेदर फ्रेंड है। यानी कि जब वेदर फेयर होगा, जब समय अच्छा होगा तो ही आपके साथ रहेगा। जब आपके पास पैसे रहेंगे, जब आप किसी परेशानी में नहीं रहेंगे, जब आप सफल रहेंगे, तभी आपके साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप स्लिप करते हैं कहीं, थोड़ी सी आपकी नाकामी होती है, आपका साथ वो छोड़ के चला जाएगा। सेल्फिश फ्रेंड होता है वैसा, उनसे बच के रहिएगा। हर उम्र में हर जगह ऐसे दोस्त मिलते हैं। ठीक है, और वो सच्चे मायने में दोस्त ही नहीं होते। तो ऐसे छली कपटी लोगों से बच के रहिएगा, है ना। मुसीबत में साथ न देने वाला, है ना, मुसीबत में साथ जो नहीं दे, मुसीबत देखते ही भाग जाए। लेकिन दोस्त तो वो हुआ ना कि जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस, यानी वैसे स्वार्थी मित्र जो हमारे साथ हैं, उन्हीं को कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। यानी कि जब मौसम बिगड़ेगा तो वो भाग जाएंगे, हमारे विपत्ति के समय में वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आज हमारा 106 इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, हिंदी का पोर्शन आप पढ़ते रहिए, इंग्लिश का नाउन प्रोनाउन तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। वोकैब का सेक्शन कराना पहले ज़रूरी था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम आपका 8 जनवरी को है, पहले आप फोकस इस पर करेंगे।
फिर DRDO का जिन्होंने डाला होगा, DRDO का एप्लीकेशन जो है एडमिट कार्ड, वो भी जनवरी लास्ट तक उम्मीद है आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो उसके बाद फिर KBS का तो मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा ट्रांसलेटर का। AMD सिक्योरिटी का जिन्होंने डाला होगा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट का जो है ट्रांसलेटर का, उसका एग्ज़ाम भी जनवरी में है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बाकी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, और ख़ासकर वो एस्पिरेंट जो 8 जनवरी को पटना आ रहे हैं, क्योंकि पटना में ही सबका सेंटर गया है। ठीक है, मेरा भी पेपर है 8 जनवरी को ही, पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर का। तो जिनका भी पटना होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ मेरा भी एग्ज़ाम पटना है। ठीक है, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है हाईकोर्ट वाले एस्पिरेंट वो ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ाई को और अच्छे से करें, और वीडियो सारे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो कमी रह जा रही है ना वीडियो में, जैसे सब वीडियोज़ में एक साथ नहीं ला सकता, ठीक है, हमारी भी कुछ परेशानी होती है, समय का अभाव होता है, तो आप वो पढ़ते रहिए खुद से, ग्रामर पोर्शन अच्छा करिए आप, है ना। चलिए, और तैयारी हाईकोर्ट ट्रांसलेटर के बारे में एक वीडियो मैं स्पेशल अलग से ले आऊँगा एग्जाम से पहले, क्या करना है, कैसे OMR करना है, ठीक है, वो सब। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने क्वेरी और कोई भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल लर्नर्स फेलो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन हैं, इसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, बस यही होता है कि हाँ इतने सारे लोगों को हेल्प मिल रही है, तो मोटिवेशन हमारा बढ़ता है, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबों का